मुझे लगता है वो सब्सिडाइज है और कोर्ट ने उसमें ऑर्डर कर दिया, इसलिए अब उस पर बोलने लायक कुछ बचा नहीं। जनता के लिए हमारे गजब क्यों है? देखिए निश्चित रूप से, देखिए वैसे मैं जिस पोजीशन पर हूं, मुझे लगता है कि जो कुछ न्यायालय में लंबित है उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि समाज में एक बहुत बड़े वर्ग की भावनाएं उससे आहत हुई थी और साथ साथ में उस निर्णय को लेकर के समाज के बहुत बड़े वर्ग के मन में एक संशय का भाव उत्पन्न हुआ था। सरकार उस पर निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुकी थी, लेकिन न्यायालय ने क्योंकि उस पर एक बार अबेयंस में रख दिया है, आने वाले समय में इस पर निर्णय लेकर के सरकार ने, न्यायालय ने पुनर्समीक्षा करने के लिए कहा है। निश्चित रूप से सरकार इन सब विषयों को एक बार फिर नए सिरे से देख करके और उस पर निर्णय करेगी। और कुछ आपने बताया कि इतना अर्थव्यवस्था का हमारा मामला मजबूत हो चुका है, विकट समय से एक बात रहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, जैसे सरकार दावा करती है, फिर भी इस देश में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज देना पड़ रहा है, तो वो का मैच कर पा रहा है। इसमें एक चीज और है साहब, अभी आपने बताया 42,000 करोड़ आपने SC/ST के लिए स्कॉलरशिप दिया। तो जनरल के साथ तो सामाजिक न्याय की भी बात कर रहे हैं आप बता रहे हो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, 15 करोड़ लोग देश में, तो फिर अन्याय तो सामने नजर ही आ रहा है। देखिए मैं पहले आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं, जो 80 करोड़ लोगों को राशन देने, फ्री अन्न देने का जो व्यवस्था चल रही है उसको लेकर के, मित्रों हमने कभी ये नहीं कहा कि उनको देना पड़ रहा है। देना पड़ रहा है और दे रहे हैं, इन दोनों में फर्क है। हमारे देश का किसान इतना सारा अन्न पैदा करता है, हमारे देश के अन्न के भंडार भरे हुए हैं, सरकार MSP पे प्रोक्योर करती है, सरकार के पास में वो अन्न जो है वो एक असट के रूप में रखा हुआ है। सरकार के पास में दो रास्ते हैं, या तो उसे एक्सपोर्ट करे या उसका मार्केट में सेल करे। सरकार ने हमारा सामान्य मानवी को इंसेंटिव के रूप में अन्न देना प्रारंभ किया। जब वो इंसेंटिव के रूप में उसको अन्न मिलता है, लगभग एक सामान्य परिवार में यदि 4-5 लोगों के परिवार में जितना राशन मिलता है 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करूं, लगभग 1,000 रुपए से ज्यादा का अनाज उसको फ्री मिलता है। वो 1,000 रुपए का अनाज उसको जब फ्री मिलता है, उसको खरीदना नहीं पड़ता, सामान्य मानवी के पॉकेट में 1,000 रुपया बचता है। उस 1,000 रुपए को वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए बेटर न्यूट्रिशन के लिए खर्च कर सकता है, अपने बच्चों की बेहतर चिकित्सा के लिए खर्च कर सकता है, बेहतर शिक्षा के लिए खर्च कर सकता है, बेहतर एंटरटेनमेंट के लिए खर्च कर सकता है। यदि सरकार अपने लोगों को इस तरह से इनडायरेक्टली इंसेंटिवाइज करे, इसमें कहां चिंता का विषय है? विपक्ष का विषय, हमारा विपक्ष। देखिए विपक्ष तो आधार विहीन आक्षेप लगा करके अपने आप को राजनीतिक रूप से रेलेवेंट बनाए रखने का प्रयास, असफल प्रयास, विफल प्रयास विपक्ष निरंतर करता रहा। अभी जो नई व्यवस्था ग्रामीण रोजगार गारंटी की VBG रामजी को लेकर के की गई, उसको लेकर भी इसी तरह का झूठ का पहाड़ खड़ा करने की कोशिश की गई। 100 दिन की गारंटी को जहां 125 दिन कर दिया गया, रोजगार न दे सकने की परिस्थिति में उसके ऊपर पेनल्टी क्लॉज जहां इंपोज कर दिया गया, विलंबित भुगतान के लिए इंटरेस्ट सहित भुगतान करना पड़ेगा, इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित कर दिया गया। लेकिन उसको लेकर के भी वो किस तरह की भ्रांति खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भटका करके अपने राजनीतिक स्वार्थ की प्रतिपूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पिछले वर्षों में उठा करके देखिए इस तरह के कितने झूठ खड़े किए गए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, सिर्फ और सिर्फ भारत के ऐसे देश जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, किसी न किसी भूल के चलते हुए, कमी के चलते हुए, जो आज भारत में नहीं है, और भारतीय मूल के मतावलंबी जो वहां रहते हैं, उन लोगों के साथ में उनके पूजा पद्धति के आधार पर राजनीतिक संरक्षण में जहां उनके साथ अन्याय और उत्पीड़न हो रहा था, चाहे वो अफगानिस्तान में रहने वाले सिख हों, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हों, चाहे पाकिस्तान में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, चाहे बांग्लादेश में रहने वाले लोग हों, वो अगर भारत में आते थे तब भारत में आने के बाद में भी उनके कष्टों की यात्रा समाप्त नहीं होती थी। 15-15 साल तक नागरिकता के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता था, सड़क पर रहना पड़ता था। हमारे जोधपुर में आप सब मित्रों ने उसको लेकर के स्टोरीज की।
उनकी सहूलियत के लिए जो कानून बनाया उसको लेकर के देश भर में भ्रांति खड़ी की गई थी। मैं स्मरण कराना चाहता हूं, दुर्भाग्य था कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री 20,000 माइनॉरिटी के लोगों को लेकर के माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में एक दरार पैदा करने के लिए, खाई पैदा करने के लिए पदयात्रा को लीड कर रहे थे। जहां माइनॉरिटी का कोई विषय ही नहीं था, वो विषय उन्होंने खड़ा किया। रफाल को लेकर के कितने तरह की जो है प्रचार किया गया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ने के बाद में उस विषय को छोड़ा। ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दिखाऊं जहां बिना किसी आधार पर केवल अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाए रखने के लिए इस तरह के दुष्प्रयास किए गए, और हर दुष्प्रयास के बाद में जनता ने उसको समझ करके उनके मुंह पर वोटों के देने के समय एक चपत लगा करके उनको किनारे में खड़ा कर दिया। लेकिन फिर भी शायद मानने को तैयार नहीं है। अभी सिमटते हाशिए तक तो चले गए, अभी उससे भी और आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में जो यूजीसी के मामले में सुनवाई हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि इसको ड्राफ्ट इस तरह से किया गया कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी यदि हम जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर जो इतना भेदभाव समझते हैं तो इससे ऊपर में आगे चलना पड़ेगा। आरक्षण का प्रावधान 10 सालों तक के लिए किया गया, उसके बाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कब हम देखिए, मुझे लगता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो उन्होंने लिखा है उसको आपने ठीक से नहीं पढ़ा है। न उन्होंने आरक्षण को लेकर के कोई टिप्पणी की। उन्होंने यहां तक कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि हिंदू या बहुसंख्यक समाज के या सवर्ण वर्ग, रादर जो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड काम में लिया, उसकी चिंताओं को लेकर के हम किसी तरह का निर्णय नहीं कर रहे। सरकार इसके ऊपर पुनः समीक्षा करे। यह समानता के अधिकार के ऊपर कहीं न कहीं चुनौती है। सिर्फ इतनी सी टिप्पणी उन्होंने की। बाकी मुझे लगता है कि न्यायालय में अनऑफिशियल की गई टिप्पणियों पर टिप्पणी करने का और न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी करने का नया अधिकारी मैं और नया आप ही हैं। सवाल यह है कि आखिर हम वर्ग, जाति, धर्म, इन चीजों से कब ऊपर उठेंगे? देखिए, भारत में हजारों सालों से जो व्यवस्था बनी हुई है, सदियों से, शताब्दियों से, सहस्त्राब्दियों से जो व्यवस्था बनी हुई थी, उस व्यवस्था के दूषित होने के कारण से जो दुष्परिणाम हुए थे, मुझे लगता है कि हजारों वर्षों के पतन को 70-75 साल में ठीक कर दिया जाए, इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से समय लगेगा और एक समय आएगा जब भारत आर्थिक दृष्टि से प्रगति करेगा, भारत विकसित देश होगा, तब ये व्यवस्थाएं निश्चित रूप से अपने आप में डाइल्यूट होती जाएंगी। सर, यूजीसी का कानून बना, शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय पहले था, वो लोग उन्होंने किसी को देखा ही नहीं। देखिए, क्योंकि मैं इस पर टिप्पणी करूं उचित नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने देखा या नहीं देखा। बिना देखे कोई कानून नहीं बन सकता। इस पे कंसल्टेशन हुआ है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि संसद की एक समिति जिसकी अध्यक्षता विपक्ष के पास में थी, उसके पास में भेजा गया, उसने कंसल्टेशन करके अपनी रिपोर्ट दी है। अब सांसदों ने बैठ करके जिस विषय पर निर्णय किया, अपने विवेक के अनुसार से कमेटी ने निर्णय किया, उस पर टिप्पणी करें कि उन्होंने उपयोग की तय किया, नहीं किया, ठीक से किया, नहीं किया, ये उचित नहीं होगा।